असेसमेंट ऑफ लर्निंग में जब मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी ये टॉपिक हम पढ़ते हैं ना, और इसमें जब हम रेंज की बात करते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन की बात करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं, तो जिन स्टूडेंट के पास स्कूल में इकोनॉमिक्स नहीं थी और जिनके पास मैथ्स भी नहीं है, उनको ये टॉपिक समझने में तो प्रॉब्लम होगी ही होगी, क्योंकि ये टॉपिक है, मैथ्स का टॉपिक है, तो लैंग्वेज भी थोड़ी वैसी हो जाती है, तो इसलिए समझने में, याद करने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि देखिए, ये आपका मैथ्स का पेपर तो है नहीं, ये तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग का पेपर है। और यहाँ पर हम फॉर्मूलाज लगाकर कोई इक्वेशन या कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ तो हम सिर्फ इसके मीनिंग की बात करेंगे कि इसका मतलब क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, इसके यूजेस क्या हैं और इसके इम्पोर्टेंस क्या है। हम सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और बताना कि आपको ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं, और इसको हम एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जब हम मॉडर्न साइकोलॉजी की बात करेंगे ना, फर्स्ट सेम में भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपने पढ़ा, ठीक है, साइकोलॉजी पढ़ी। सेकेंड सेम में भी लर्निंग एंड टीचिंग जो है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक पार्ट है, आप उसके बारे में पढ़ रहे हो। तो जब मॉडर्न साइकोलॉजी की बात करते हैं ना, तो मॉडर्न साइकोलॉजी इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। साइकोलॉजी में हम यही तो सीखते हैं कि हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है, इसलिए पढ़ाते टाइम, सिखाते टाइम बच्चों के बारे में जानना, उनके बारे में समझना बहुत जरूरी है। उनका इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, उनकी रुचि क्या है, उस हिसाब से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए। तो देयर इज वेरिएशन अमंग इंडिविजुअल इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, की इंडिविजुअल को देखें तो क्वालिटीज के बेस पर, ठीक है, सबकी गुण, हर कोई अपने आप में यूनिक है, तो हर कोई एक दूसरे से अलग है किसी ना किसी रूप में। और ये जो अंतर है ना, ये जो वेरिएशन है, सिर्फ इंडिविजुअल में नहीं, हमें अलग अलग ग्रुप में भी देखने को मिल जाता है। तो जब हम मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी की बात करते हैं ना, तो इन स्टैटिस्टिक्स दिस वेरिएशन इज इवेलुएटेड बाय मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, कि जो मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी है वहां पर, ठीक है, इसी वेरिएशन का मूल्यांकन किया जाता है। मान लो एक क्लास में है, ठीक है, बच्चे हैं, ठीक है, बच्चों का एग्जाम हुआ और उनके मार्क्स आए, तो 100 में से कुछ बच्चों के मार्क्स आ गए 90, कुछ बच्चों के मार्क्स आ गए 10, कुछ बच्चों के आ गए 40। तो इस तरह के जो अंतर है, ठीक है, इस तरह के जो गैप होते हैं ना बच्चों में, ठीक है, तो उन्हीं चीज का जो वेरिएशन है, इसी का इवेल्युएशन, इसी का मूल्यांकन मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी में किया जाता है। इससे पहले देखिए, जब हमने बात की थी सेंट्रल टेंडेंसी की बात की थी, सेंट्रल वैल्यूज की बात की थी, वहां पर हमने मीन मीडियम मोड की बात की थी। तो मीन मीडियम मोड के माध्यम से एक एवरेज निकाला जाता है, लेकिन वहां पर ये जो हम देखते हैं ना, जो अंतर है वो पता नहीं चलता। मतलब क्या है कि मान लो, सिंपल सा एग्जांपल है कि एक क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक है। अब 10 बच्चों के एग्जाम हुए 100 मार्क्स के, 5 बच्चों के 0 आ गए, 5 बच्चों के 100 में से 100 आ गए। अब उसका एवरेज निकाला गया, ठीक है, जैसे मीन मीडियम मोड हम बात करें तो उसका एवरेज निकाला गया, तो एवरेज तो 50 आएगा, मतलब एवरेज के हिसाब से तो सभी बच्चों के 50 मार्क्स आ गए। लेकिन एक्चुअल में क्या था कि 5 बच्चे फेल हैं और 5 बच्चों के 100 मार्क्स हैं। तो जो इस तरह की जो वेरिएबिलिटी होती है ना, ये सेंट्रल वैल्यू या सेंट्रल टेंडेंसी मीन मीडियम मोड से नहीं निकलती। तो इसके लिए क्या जरूरी होता है, इसके लिए मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, ठीक है, विचलन मान जरूरी होता है, ताकि इस तरह का जो अंतर है उसका पता लगाया जा सके। तो मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ द ग्रुप, की विचलन मानव द्वारा समूह के स्वरूप की जानकारी होती है, कि समूह का स्वरूप क्या है, बच्चों की क्वालिटीज क्या है, ठीक है, जो अंतर है बच्चों के बीच में वो अंतर क्या है। तो सेंट्रल वैल्यूज आर नॉट सफिशिएंट टू कंपेयर टू ग्रुप्स और अंडरस्टैंड देयर नेचर, क्योंकि जब हम सेंट्रल वैल्यूज में मीन मीडियम मोड की बात करते हैं ना, वहां से तो सिर्फ एवरेज का ही हमें पता चलता है, तो उससे हमें ग्रुप के बारे में एक प्रॉपर नॉलेज नहीं हो पाती। तो इसलिए ग्रुप के बारे में अगर आपको अच्छे से जानना है, समझना है, एक ग्रुप है, एक क्लास है, उसमें अगर आप बच्चों की जो भी उनकी असेसमेंट कर रहे हो, ठीक है, उनकी जो भी क्वालिटीज है, जो भी नॉलेज, जो भी अंडरस्टैंडिंग है, अगर उसको जानना है, उसको मापना है, तो सेंट्रल वैल्यूज, ठीक है, उसके साथ के साथ मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी ये भी जरूरी है, ताकि बच्चों के बारे में अच्छे से जाना जा सके, बच्चों के बारे में अच्छे से समझा जा सके। तो करेक्ट इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन बाय कैलकुलेटिंग द मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, की विचलन मान की गणना से ही बच्चों के बारे में जो इस तरह के गैप आ रहे हैं उसके बारे में सही जानकारी प्राप्त हो सकती है। देखिए, एक एग्जांपल से हम देख लेते हैं। एक ही क्लास है, ठीक है, 3 ग्रुप बना दिए गए ABC। अब एक ग्रुप के जो 5 बच्चे हैं, ठीक है, उनके मार्क्स क्या हैं, उनके मार्क्स हैं 10, 12, 14, 16, 18, ठीक है। बी का क्या है, 14, 14, 14। सी का क्या है,
चार स्टूडेंट के जीरो हैं, एक के 17 है। एवरेज निकाल दे तीनों की, ठीक है, तीनों को प्लस करके एवरेज निकाल दे तो 14 14 14। तो मीन की अगर बात करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी की, तो वो तो एवरेज निकाल के दे देगा कि भाई सबके 14 है। लेकिन F14, क्या F14 ग्रुप के बारे में सभी बच्चों की जो उनकी जो क्षमताएं हैं, ठीक है, उनकी जो मेहनत है, क्या उनको सही से यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे। ठीक है, 10 12 14 16 18 अलग अलग बच्चों के अलग अलग मार्क्स हैं, लेकिन एवरेज तो सबके एक ही जैसे हैं। ठीक है, सी का आप देखेंगे तो वहाँ पे तो चार के जीरो हैं, लेकिन एवरेज दिखा रहा है। और कोई एवरेज देखेगा तो उसको लगेगा कि यार सभी के 14 मार्क्स हैं, लेकिन नहीं। तो मीन मीडियम मोड्स की बात करते हैं ना, सेंट्रल टेंडेंसी की, तो वहाँ तो सिर्फ एवरेज का पता चलता है, लेकिन ग्रुप में इस तरह का क्या डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस क्यों है, इसका पता लगाने के लिए मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी की हेल्प लेनी पड़ती है। तो द मीन ऑफ द अबोव थ्री ग्रुप्स इज 14। इससे यह ज्ञात तो होता है कि तीनों समूह का स्तर बिल्कुल समान है, तीनों के 14 14 14 एवरेज आए हैं, लेकिन बट देयर इज डिफरेंस इन द पैटर्न ऑफ मार्क्स ऑब्टेन की। लेकिन बच्चों ने जो अलग अलग 5 5 5 स्टूडेंट हैं, ठीक है, उन्होंने जो मार्क्स प्राप्त किए उसमें हमें अंतर देखने को मिलता है। तो इसी को हम मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी के थ्रू मापते हैं। तो समूह की तुलना के लिए केंद्रवर्ती मान और विचलन मान की गणना करने पर ही शुद्ध जानकारी प्राप्त होती है। इससे पहले हमने सेंट्रल टेंडेंसी की बात की थी, मीन मीडियम मोड की बात की थी। और अगर हमें एक अच्छी इंफॉर्मेशन चाहिए ना, तो मीन मीडियम मोड सेंट्रल टेंडेंसी के साथ साथ हमें मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी की हेल्प लेनी पड़ती है, और इनके माध्यम से हमें एक सही जानकारी प्राप्त होती है। तो इसलिए अगर हमें एक सही इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये दोनों चीज़ हमारे लिए जरूरी होती है। तो इस आधार पर जब हम मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी की बात करें कि मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी होती क्या है, तो किसी समूह के अलग अलग प्राप्तांकों का उस समूह के केंद्रीयवर्ती मान से अंतर या फैलाव को ही उस समूह का विचलन कहते हैं। द डिफरेंस और स्प्रेड ऑफ डिफरेंट स्कोर्स ऑफ अ ग्रुप फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू ऑफ दैट ग्रुप इज कॉल्ड द वेरिएबिलिटी ऑफ दैट ग्रुप। जैसे आपने वो एग्जाम्पल हमने देखा, ठीक है, तो वहां पर हमने देखा कि भाई बच्चों के हैं, 5 बच्चे हैं, सबके मार्क्स अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन एवरेज क्या है, एवरेज तो 14 ही आ रहा है। तो फिर क्या हुआ, द डिफरेंस और स्प्रेड ऑफ डिफरेंट स्कोर्स ऑफ अ ग्रुप फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू क्या हो गई, 14 हो गई, लेकिन मार्क्स में हमें जो अंतर देखने को मिल रहा है कि एक के 10 भी हैं, एक के 12 भी हैं, एक के 14 है, एक के 16 है, एक के 18 है, कुछ के जीरो है, एक के 17 है। तो इस तरह के जो अंतर होता है ना, इस तरह का जो फैलाव होता है, इस तरह का जो अंतर होता है, उससे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही समूह का विचलन कहते हैं। ठीक है, वेरिएबिलिटी ऑफ द ग्रुप। तो उस बॉक्स में हमने एग्जांपल में चीज देखी, द डिफरेंस इन मार्क्स इन ग्रुप ए में देखा तो दो दो का डिफरेंस है, ठीक है, और ग्रुप बी में देखा तो बिल्कुल इक्वल सबके आ रहे हैं, और ग्रुप सी में अगर हम देखते हैं तो चार के जीरो हैं, एक के 70 हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेरिएबिलिटी है, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, आपको एक चीज थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी कि मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी क्या है, कि जो एक ग्रुप में जो वेरिएबिलिटी होता है, जो एक डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है एक क्लास में बच्चे के मार्क्स में जो अंतर आ रहे हैं, मान लो 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे की क्लास में किसी बच्चे की जीरो मार्क्स आए, किसी के 5 आए, किसी के 10 आए, तो उनके बीच में जो इस तरह का अंतर है, इसी को किस में मापा जाता है, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी में। अब इसके हम यूज और इंपॉर्टेंस की बात अगर करें तो हाउ दैट द मीन वैल्यू ऑफ अ ग्रुप रिप्रेजेंट द स्कोर ऑफ दैट ग्रुप, कि किसी समूह का मध्यमान उस समूह के प्राप्तांकों का कैसा प्रतिनिधित्व करता है, या उस समूह के प्राप्तांकों के विचलन द्वारा ये हम जान सकते हैं। वी कैन नो दिस ओनली बाय द वेरिएबिलिटी ऑफ द स्कोर ऑफ दैट ग्रुप। कि अगर हम बात करते हैं इफ द वेरिएबिलिटी ऑफ स्कोर इज लेस देन द मीन इज गुड, कि यदि प्राप्तांकों का विचलन कम है, विचलन कम का मतलब है कि मान लो एवरेज बच्चों की क्या है, कि सभी मार्क्स की जो एवरेज है, 5 बच्चों की 14 आ रही है, ठीक है, और बच्चों के मार्क्स किसी के 13 आ रहे हैं, किसी के 12 हैं, किसी के 11 हैं, तो जब उसमें ज्यादा अंतर नहीं होता तब हम क्या कहते हैं, तब हम कहते हैं कि इफ द वेरिएबिलिटी ऑफ द स्कोर्स इज लेस देन द मीन इज गुड, तो ये ठीक है कि भाई उनके जो मार्क्स हैं उनमें ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन अगर उनके मार्क्स में बच्चों के ज्यादा गैप रह जाता है, जैसे चार के जीरो हैं, एक के 70 हैं, ठीक है, पांचों का एवरेज निकालेंगे तो 14 14 14 है, तो फिर ये ठीक नहीं होता, उस ग्रुप के लिए ठीक नहीं होता। ठीक है, इफ द वेरिएबिलिटी ऑफ द स्कोर्स इज हाई देन द मीन वैल्यू इज नॉट गुड। तो इसी से हमें पता चलता है, ठीक है, कि एक ग्रुप में बच्चे कैसी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस ठीक है कि नहीं है।
दिस शो द इक्वालिटी और इनइक्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट इन द ग्रुप। तो इससे समूह में विद्यार्थियों की समता तथा विषमता का पता चलता है। ठीक है, क्लास में अगर हम देखें, ठीक है, क्लास में, एक क्लास में आप मान लो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उनमें बच्चों के जो भी आप टेस्ट ले रहे हैं, जो भी मार्क्स ले रहे हैं, ठीक है, तो इस चीज से हमें पता चलता है कि यार जो बच्चे हैं, ठीक है, उनमें जो इक्वालिटी है और अनइक्वालिटी है, पता चलता है कि कौन से बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से बच्चे अच्छे परफॉर्मेंस नहीं कर रहे। तो इससे जो बच्चों में जो अंतर है उसके बारे में हमें पता चलता है, और जब हमें बच्चों के बीच में जो अंतर है, उनकी जो समस्या है, जब पता चलेगा तभी तो हम उनका सॉल्यूशन निकाल सकेंगे। तो इफ देयर इज लार्ज डिफरेंस इन द स्कोर ऑफ स्टूडेंट देन इट इज एन ओड क्वालिटी, कि अगर विद्यार्थियों के जो प्राप्तांक है, जो मार्क्स है, उनमें अधिक अंतर है, तो ये विषम गुण हुआ। तो फिर क्या होगा, टीचर को भी बिल्कुल जागना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा कि नहीं भाई, अब और जरा बच्चों के साथ मेहनत करने की जरूरत है। इट इज इजी टू क्लासीफाई स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, कि विचलन के आधार पर ही बच्चों का अलग अलग वर्गीकरण करने में आसानी होती है। ठीक है, जैसे बोर्ड की क्लास में आप देखते थे ना, एक्स्ट्रा क्लास बच्चों की लगती थी, तो किन बच्चों की लगती थी, सभी की लगती थी? नहीं, जिन बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम होती थी समझने में, उन बच्चों की एक्स्ट्रा क्लास लगती थी। तो इट इज इजी टू क्लासीफाई स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, विचलन के आधार पर विद्यार्थियों का वर्गीकरण करने में आसानी होती है। इससे क्या होगा कि जिन बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है उनको एक ग्रुप अलग बनाया जा सकता है, जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती उनका एक अलग ग्रुप बनाया जा सकता है, एवरेज बच्चे हैं उनका एक अलग ग्रुप बनाकर उनके हिसाब से बच्चों को जो लर्निंग एक्सपीरियंस है दिया जा सकता है। इससे प्रभावशाली शिक्षण विधियों के चयन और प्रयोग में आसानी होगी कि किस ग्रुप के लिए किस मेथड्स का यूज करें। इट विल बी इजियर टू कंपेयर एंड अंडरस्टैंड स्टूडेंट ग्रुप, इससे जो अलग अलग स्टूडेंट के जो ग्रुप हैं उनको समझना, ठीक है, और उनको कंपेयर करना भी आसान हो जाता है। तो यहाँ पर हमें इस चीज समझ में आ गया ना कि मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी क्या होती है और इसका यूज किस तरह से हम कर सकते हैं। एग्जाम में भी जब इस तरह का क्वेश्चन है ना कि मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी क्या है, इसके यूजेस, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप ये चीजें लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम इसके टाइप्स की बात करते हैं तो टाइप्स में रेंज है, क्वार्टाइल डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसके 3 टाइप्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज क्या होता है कि दिस इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट इजीली डिटरमाइंड मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, की जब हम वेरिएबिलिटी की बात करते हैं ना तो उसका एक सिंपल, सिर्फ से सिंपल एक फॉर्मूला है, एक तरीका है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, जो हाईएस्ट वैल्यू है और जो लोएस्ट वैल्यू है दोनों को माइनस करके आपको स्कोर जो है प्राप्त होता है। मान लो एक क्लास में एक बच्चे के 100 में से 90 आ गए और एक बच्चे के 100 में से 10 आए, तो जो हाईएस्ट वैल्यू है और जो लोएस्ट वैल्यू है दोनों को माइनस करके ही हमें जो एक रिजल्ट है वो प्राप्त होता है। ठीक है, इसके यूजेस किस तरह से होते हैं, व्हेन द वेरिएशन ऑफ अ ग्रुप हैज टू बी एस्टिमेटेड क्विकली, कि जब शीघ्रता से किसी समूह की भिन्नता का अनुमान लगाना है कि भाई ये क्लास है, ठीक है, क्लास में एक बच्चे के 90 आ रहे हैं, ठीक है, और एक बच्चे के 10 आ रहे हैं, तो इससे पता चलता है ना कि क्लास में यार दो ग्रुप हैं, एक का इतना हाईएस्ट जा रहा है, एक का इतना लोएस्ट जा रहा है। तो इससे एक ग्रुप में जो इस तरह की जो विभिन्नता होती है उसका अनुमान जल्दी से जल्दी लगाया जा सकता है। जब किसी समूह में सबसे कम और सबसे अधिक प्राप्तांकों की जानकारी आवश्यक, क्योंकि मान लो आपकी क्लास है, किसके सबसे ज्यादा मार्क्स आए, किसके सबसे कम मार्क्स आए, तो उसमें भी ये जो मेथड है काफी इजी हो जाएगा। और ये जब जो ग्रुप होता है उसका जो नंबर कम होता है, इस तरह इस इक्वेशन से जो सॉल्यूशन निकालना इजी हो जाता है। और चौथी चीज हम यूज में बात करते हैं, जब किसी और तरीके से आंसर ना निकले तब इस तरीके का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये रेंज के यूजेस हैं। और उसके बाद क्वार्टाइल डेविएशन की बात करें तो देखिए, क्वार्टाइल डेविएशन की एक डिमेरिट क्या है कि उसमें सिर्फ हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू की बात की जाती है। उसमें किस बच्चे के हाईएस्ट आए हैं, किस बच्चे के लोएस्ट आए हैं, सिर्फ उसकी बात की जाती है, एवरेज बच्चों की बात नहीं की जाती। उसमें इस चीज की बात की जाती है कि अच्छा 100 में से 75 से ऊपर किसके हैं, 100 में से 25 से नीचे किसके हैं। अब बीच के जो एवरेज बच्चे हैं उनके बारे में बात नहीं की जाती रेंज में, तो उनके बारे में जो बात की जाती है, ठीक है, वो किस में की जाती है, क्वार्टाइल डेविएशन में बात की जाती है। दिस मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी इज अ करेक्शन टू द
वैल्यू रेंज, कि यहाँ पर जो रेंज में इस तरह की खामी है ना कि उसमें हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू की बात की जाती है, तो उसमें एवरेज की बात नहीं की जाती, ठीक है। तो यहाँ पर क्वार्टाइल डिवीजन में जो ये बीच की जो वैल्यू है उसकी बात की जाती है। ओनली द हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्कोर इन द रेंज आर गिवन इंपॉर्टेंस, द मिडिल मार्क्स आर नॉट गिवन इंपॉर्टेंस इन रेंज, कि रेंज में मिडिल मार्क्स को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। इसको कहाँ इंपॉर्टेंस दी जाती है, इसको क्वार्टाइल डेविएशन में इसको इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो द स्कोर्स इन द मिडिल ऑफ द ग्रुप डू नॉट गिव अ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, तो इसलिए क्वार्टाइल डेविएशन में जो ये बीच के जो 50% है, ठीक है, जो 50% स्टूडेंट हैं, जो एवरेज स्टूडेंट है उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसमें हाईएस्ट वैल्यू लोएस्ट वैल्यू को नहीं, इसमें बीच के जो मिडिल जो स्टूडेंट है ना, जो मिडिल वैल्यू है उसको ज़्यादा फोकस किया जाता है क्वार्टाइल डेविएशन में। तो यहाँ पर दोनों की अपनी अपनी यूजी से, एक तरफ रेंज में देखें तो हाईएस्ट और लोएस्ट की बात करें, और यहाँ पर जो मिड वैल्यू है, ठीक है, उसको इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसके यूजीज क्या हैं? व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इज नॉट नॉर्मल, कि जब प्राप्तांकों का वितरण सामान्य ना हो। व्हेन द लिमिट्स ऑफ मार्क्स ऑफ द मिडिल 50% स्टूडेंट हैव टू बी फाउंड, कि जब प्राप्तांकों के मध्यवर्ती 50% जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, की सीमाएं ज्ञात करनी है, उनके बारे में पता करना हो, तो क्वार्टाइल डेविएशन की जरूरत होती है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो देखिए, जब हम मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी की बात करते हैं ना, तो उसमें जो सबसे ज्यादा एक ट्रस्टेबल जो होता है वो कौन सा होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको बहुत ज्यादा रिलायबल माना जाता है। तो द कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन वाज फर्स्ट गिवन बाय कार्ल पियर्सन इन 1823। इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, कि विचलन मान का सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला माप है। इसको कैसे निकाला जाता है? इन दिस द एवरेज हैज टू बी फाउंड बाय फाइंडिंग द डेविएशन फ्रॉम द मीन ऑफ द स्कोर, कि इसमें क्या किया जाता है? जो प्राप्तांकों के जो मध्य मान है उससे जो डेविएशन या जो वेरिएबिलिटी है, ठीक है, विचलन निकाल कर उनका औसत ज्ञात करना होता है। कि इन दिस एवरेज हैज टू बी फाउंड बाय फाइंडिंग द डेविएशन या वेरिएबिलिटी फ्रॉम द मीन ऑफ द स्कोर। तो इस तरह से इसको ज्ञात किया जाता है। इसके अगर यूजेस की बात करें, वैन मोर रिलायबिलिटी इज नीडेड, जब अधिक विश्वसनीयता की आवश्यकता हो। और वैन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इज ऑलमोस्ट नॉर्मल, की जब प्राप्तांकों का वितरण लगभग सामान्य हो, तो इसका यूज किया जाता है। तो हम जब बात करते हैं मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी वेरिएबिलिटी में, तो सबसे ज़्यादा जो रिलायबल माना जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन माना जाता है। कंक्लूजन की बात करें तो द रेंज ऑफ मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी इज कंसिडर्ड द लीस्ट रिलायबल, कि इसको ज़्यादा रिलायबल नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें हाईएस्ट वैल्यू को ले रहे हैं, लोएस्ट को ले रहे हैं, ठीक है, पूरा जो हम देखते हैं सारा ग्रुप नहीं ले रहे हैं, ठीक है। बिकॉज द इंक्रीज और डिक्रीज इन द नंबर ऑफ ग्रुप हैज ग्रेट इम्पैक्ट ऑन इट, क्योंकि समूह की संख्या घटने और बढ़ने पर से इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए इसको ज़्यादा रिलायबल नहीं माना जाता। और क्वालिटाइव डेविएशन की बात करें तो इसका भी काफ़ी कम यूज किया जाता है। तो ऐसे में अगर हम देखें, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मोस्ट रिलायबल ऑफ ऑल मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, कि सभी विचलन मानों में मानक विचलन सबसे ज़्यादा विश्वसनीय होता है। और जब हम एजुकेशनल रिसर्च की बात करते हैं ना, तो वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन का ही यूज किया जाता है। तो द मेन रीज़न फॉर दिस इज इट्स रिलायबिलिटी, किसकी रिलायबिलिटी है, तो इसको ज़्यादा यूज में लाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने देखा कि मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी होती क्या है और इसके यूजेस क्या हैं, इसके इंपॉर्टेंस क्या है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एग्जाम में भी क्वेश्चन आए तो आपको बेसिकली यहाँ पर बताना है कि मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी क्या है, उसके यूजेस क्या हैं, उसके इंपॉर्टेंस क्या है। तो फीडबैक दीजिए कमेंट करके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।